नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। अप्रैल का महीना खत्म होने आया है और कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो हमारे बच्चों के हाथ में आ जाएगा। और आप तो जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट्स चाहे कब भी आए, लेकिन उस पर रिसर्च जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है। चाहे फिर वो ग्रेड 10th की बात हो या ग्रेड 12th की बात हो, क्या करियर बच्चों को लेना है उसके पीछे का जो रिसर्च है वो काफी समय पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चों ने आगे क्या करियर सोचा है और किस तरह से वो करियर तक पहुंचेंगे, किस तरह से वो जर्नी पूरी उनकी कंप्लीट होगी, उसका पूरा प्लानिंग किया जाता है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही पुराने और उम्दा एक्सपर्ट के साथ, जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे कि ऐसे विषय को लेकर जिसके बारे में शायद ना आप सोचते हैं ना हम सोचते हैं। तो चलिए पहले मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज वीएनएम टीवी किड्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रचना बनगांवकर मैम। रचना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती, ऑलवेज अ प्लेजर वीएनएम में आना। और मैम थैंक यू सो मच हमेशा आपका समय देना, क्योंकि मैम जितने ही एक्टिव एजुकेशनिस्ट हैं बच्चों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन बात चाहे बच्चों की हो या बड़ों की हो, वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने हिसाब से अपना योगदान देने के लिए। और आज ऐसे ही बहुत उम्दा विषय पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थैंक यू। आप सब मैम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैम इंचार्ज हेड हैं HDFS डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट के। और मैम जो हैं ये चेतन बालवाड़ी यानी कि डिपार्टमेंट की सबसे पुरानी, हमारे बड़ौदा सिटी की सबसे पुरानी, जो इस वर्ष 75 ईयर्स कंप्लीट कर रही है, सुपरिटेंडेंट भी हैं और उसकी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और आज हमें ये डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं उसके बारे में हमारा जो यूथ है ऑडियंस में बैठा हमें देख रहा है, उन्हें आज इससे हम रूबरू जरूर करवाएंगे। हम आज बात करने वाले हैं हमारे एडोलेसेंस और यूथ के बारे में, जहां हम कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, हमारे देश को एक अलग दिशा में, एक उभरती हुई दिशा में लेके जाएंगे, जो हमारे आने वाले देश का फ्यूचर है। ये जो यूथ है, जो एडोलेसेंस है, इनके पीछे हमें किस तरह की मेहनत करनी है एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट, क्या करना चाहिए, और स्पेशली जब बात इनके करियर की आती है तो किस तरह से इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो गूगल को अपना गाइडेंस बना लेते हैं, जहां पे वो ऑनलाइन सर्च करके बहुत सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यही चीजें किसी उम्दा एक्सपर्ट से सुनी जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें वो हमें बताते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और शायद उनसे ज्यादा इस बारे में कोई नहीं जानता है कि आज के यूथ और एडोलेसेंट की क्या स्थिति है उनके करियर्स को लेके। तो सबसे पहले प्रश्न मैम मेरा आपसे एक यही है कि 12वीं की परीक्षा के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए करियर जो है अपना सिलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, और इसमें वो बच्चा खुद नहीं, पूरी फैमिली कई बार इन्वॉल्व हो जाती है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैम इस पड़ाव पर? देखिए, इंडिया में पर्टिकुलरली एंड लाइक दैट चाइना और काफी सारी एशियन कंट्रीज में जो बोर्ड एग्जाम्स, जो पब्लिक एग्जाम्स होती हैं, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है, प्रेशर भी होता है कि अच्छे से करना है और मेरिट आपका बेटर होना चाहिए। तो एक होड़ सी लगी होती है। कुछ 3-4 साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्कूलिंग हम देखते हैं कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एकेडमिकली परफॉर्म करने का। तो काफी न्यूज़पेपर्स में भी हम देखते हैं कि कई एक्सट्रीम केसेस में सुइसाइडल मोड तक बच्चे चले जाते हैं। तो ये प्रेशर क्यों है कि आपका फ्यूचर, आपका करियर अच्छा हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस बढ़े। तो इस तरह से पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल फील होता है। इसलिए तो ये पूरी जो हमारी सिस्टम बन गई है वो एक बिल्कुल प्रेशर वाली सिस्टम बन गई है। अब इसमें कई बार हम देखते हैं कि एक जो टिपिकल एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इस एग्जाम के बाद ये, इसके बाद ये, तो इट्स अ वेरी, जैसे एक टनल जैसा एक के बाद एक पड़ाव होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेस्ट, एक्चुअली तुम्हें क्या चीज करने में मजा आता है, क्या पढ़ने में, क्या जानने में मजा आता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो करियर ऐसी चीज है जो आप जो भी चुनाव करेंगे, जिस चीज का या जिस स्ट्रीम का आप चॉइस करेंगे,
वो अगले हो सकता है 15, 20, 25 या ज्यादा साल आपको वही फील्ड में रहना है, वही काम करना है। तो उसका चुनाव या उसका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। तो ल्यूक्रेटिव एलिमेंट एक हिस्सा है उस चॉइस का कि मुझे पैकेज कितना मिलेगा या मेरा स्कोप क्या है। तो आप आईआईटी चले जाइए या आप किसी छोटे से कॉलेज चले जाइए, ये प्रश्न तो रहता है कि इस फील्ड का स्कोप क्या है और 3-4 साल की डिग्री करने के बाद पैकेज कितना मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये उस पूरे चयन का सिर्फ एक हिस्सा है। वो 3-4 साल जो आपका बच्चा इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में रहेगा या रहेगी, उसमें उसको मजा कितना आ रहा है, उसको सीखने की जिज्ञासा उसकी कैसी है। क्योंकि आज हम एक नॉलेज इकोनॉमी से एक इनोवेटिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां इनोवेशन नहीं होगा तो कोई भी फील्ड फ्लरिश नहीं कर पाएगा, और जब फील्ड फ्लरिश नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका पैकेज वगैरह उस पर डिपेंडेंट होता है। तो आई थिंक इंडिया में एक सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये भी रही है कि हम इनोवेशन में काफी पीछे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा प्रश्न पूछता है, क्यूरियस है, उसको नए नए तरीके से किसी चीज को समझने में मजा आता है, तो उसे उस क्षेत्र में एनकरेज करना चाहिए। आजकल बहुत सारी फील्ड्स निकल के आ गई हैं। पहले सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरह की एक मान्यता थी। अब वो चेंज हो रहा है। लोग इन्फ्लुएंसर बन के पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं और रेडियो जॉकीज बन रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत जा रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स बहुत सारी खुल गई हैं। तो नाउ आई थिंक पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि इज माई चाइल्ड गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। उसको ये करने में कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो शायद कोई और नहीं कर रहा है। तो उसमें थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी चाहिए। और खास बात यह है कि बहुत ज्यादा आगे का ना सोचते हुए ये अगले 3-4 साल कैसे बीतने वाले हैं, रन ऑफ द मिल चीजें तो नहीं करेगा या करेगी, इस तरह का थोड़ा सा सोच में बदलाव लाना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि एनईपी के आने से ये जो सारे हमारे प्रश्न हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अब हम एजुकेशन की शक्ल सूरत बदल रहे हैं। एंड इस पीढ़ी के बच्चों को या ये पर्टिकुलरली लास्ट 1-2 साल से जो हम 12th के बच्चों को देख रहे हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा चॉइस है उनके पास। सो आई एम ऑलमोस्ट एनवियस ऑफ देम। बिल्कुल सही बताया मैम आपने। और जहां आपने बात की पैकेजेस के बारे में, कि जैसे हमने कहा, हम देखते हैं हमारी इंडियन फैमिलीज में करियर सिलेक्ट करना मतलब कि बहुत बड़ा डिसीजन है और होना भी चाहिए, क्योंकि शायद उस पड़ाव पर बच्चा ये समझ नहीं सकता है कि क्या सही है गलत है। तो उसमें उसके पेरेंट्स है, उसके टीचर्स हैं या मेंटोर्स है, वो हेल्प करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर वो पॉइंट सुई वहां के अटक जाती है कि जब हमने इतने पैसे आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट किए तो आपको सामने उतना पैकेज मिलना चाहिए। तो वो भी एक प्रेशर है बच्चे के ऊपर। दूसरा, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा है कि नहीं, ये जानना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं वो एक फैमिली प्रेशर से बच्चा चीजें करता है। और हमने देखा है अक्सर कि बच्चे MBA करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, फिर 3 साल के बाद छोड़ के फील्ड चेंज कर लेते हैं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, या फिर शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो अब मैं MBA कर लेता हूँ या अब मैं कोई और डिप्लोमा कोर्स कर लेता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो मॉडल हमने बना के रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो ये एक बिजनेस मॉडल है। हमारी शिक्षा की जो प्रणाली अभी जो हम देख रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो भी एक प्राइवेटाइज्ड और एक बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जहां शिक्षा एक प्रोडक्ट है जी। तो स्वाभाविक है कि हर कोई यही भाषा बोलेगा कि मैं इतने पैसे अगर डाल रही हूं तो एंड ऑफ 5 years, 2 years, 4 years मुझे क्या मिल रहा है। तो ये एक प्रणाली बन गई है। इन एसेंस ज्ञान, शिक्षा ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिज्ञासा पे बेस्ड है। तो
जब हम इसके ऊपर एक बिजनेस मॉडल लगा देते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। फिर हम बिल्कुल वो रैट रेस में घुस जाते हैं कि इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं और एंड ऑफ इट इंजीनियर बनने के बाद MBA करना ही पड़ता है। तो वो एक फिर से हम एक स्टीरियोटिपिकल उसमें चले जाते हैं। बट मैं समझ सकती हूँ पेरेंट्स को, स्पेशली इंडिया में जहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जॉब्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ही हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जिनकी फैमिली में शायद पहले की किसी पीढ़ी ने कॉलेज नहीं देखा, वो आज कॉलेज में आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है देश के लिए। तो ये हम हायर एजुकेशन में बहुत ही डिफरेंट आज एक क्लाइंटेल लेके चल रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली चैलेंज तो होगा ही, पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत होगी। तो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की तरह इसको ना देख के, अगर हम एज अ, जैसे कस्टमर आता है तो कस्टमर इज किंग, तो उसे जो चाहिए वो हमें देना पड़ता है। तो इसी तरीके से बच्चों को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए उसके हिसाब से मार्केट को, इंडस्ट्री को, पेरेंट्स को, तो ये सारी चीजों को मिला के हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। और अच्छी बात अब ये भी है कि NEP के आने की वजह से मल्टीडिसिप्लिनरी काम बढ़ रहा है, नई नई फील्ड्स आ रही हैं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तो इस तरह से जो हमारी एक ट्रेडिशनल शिक्षा की प्रणाली थी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये ऑब्वियसली ऑल चेंज इज चैलेंजिंग, तो थोड़ा सा टीथिंग ट्रबल्स रहेंगे, बट आई थिंक एज अ कंट्री वी आर वेल पॉइज्ड। हम अगले कुछ 40-50 सालों के लिए वी आर गोइंग टू रिमेन अ यंग नेशन। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी है कि हम हमारे टीनेजर्स को, हमारे यंग पीपल को किस तरह से मोल्ड करते हैं कि अगले 50 सालों में जब ये लोग बड़े होंगे और एक्चुअल GDP में उनका दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट, तो हमें किस तरह का देश चाहिए। तो ये एक बहुत ही टिपिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक वी शुड बी एक्साइटेड एंड स्टीरियोटिपिकल तरीके से शिक्षा को सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की तरह ना देखें। अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज लाइक MS यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, हमेशा से मिलता आया है, एंड द आउटकम और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो फिनोमिनल। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर तो फ्लरिशिंग है ही, पर ये भी एक सेक्शन हमारा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग प्राइवेट एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उन सब के लिए जगह है। तो पहले जो हमारी एक वो सिस्टम होती थी ना कि कुछ ही लोग कॉलेज में जा पाएंगे, आज ऐसा नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स रियली गुड। बिल्कुल सही। और आपने जिस तरह से कहा कि कोई भी सिस्टम में बदलाव आता है तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस तो आते ही हैं, और हाँ, NEP इतने वर्षों के बाद जब हमें मिली है तो वो बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आई है, हर पड़ाव पे बदलाव लेकर आई है और बहुत अच्छे बदलाव लाई है। और वो अच्छे बदलावों को लाने के लिए जब वो चीजें नीचे तक आती है ना, तो ग्राउंड लेवल से जब काम करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफें तो हर किसी को बेयर करनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पहले जिस तरह से सिर्फ 2 या 3 फील्ड्स आपके सामने होती थी, अब ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से 250-300 ऑप्शंस हैं बच्चों के सामने। आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी करना पड़ेगा एज अ पेरेंट। अपने बच्चे को पूछिए, उसको उसका भागीदार बनाए, उसका हिस्सा बनाए, उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बताया मैम ने कि जब वो बच्चा उस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करता है, तब 3 साल जब उसको देता है, तब वो एक प्रेशर के साथ ना देते हुए एक एंजॉयमेंट के साथ उसमें से क्या सीख रहा है, वो सब चीजों पे अगर वो फोकस करेगा तो शायद उससे अच्छा फ्लरिश हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा मैम। और जहां आपने बात की GDP की, उसी को लगता मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि यूजुअली जब हम सोचते हैं, हम अपने बारे में सोच के करियर का सिलेक्शन करते हैं, या फिर हमें ऐसा कहा जाता है कि आप एक अपने नॉट वुमेन को आजकल फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट एज अ मेल मेंबर कहा जाता है कि आप आगे चल के फैमिली रन करोगे, आप यू आर द मैन ऑफ द हाउस, तो आप किस तरह से फैमिली चलाओगे, तो आपको एक ऐसा करियर लेना चाहिए जहां आप सबका रक्षण कर सको। तो ये सारी प्रेशर्स के साथ हमारे बच्चों को हम आगे भेजते हैं। लेकिन ऐसे में
आज के समय में जब हम ये NEP की बात कर रहे हैं, हम इतनी सारी फील्ड्स की बात कर रहे हैं, हम अपने नए एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं कि हम एक, आप जैसे आपने कहा कि 40 साल हम एक यंग रहने वाले हैं कंट्री, तो ऐसे में जब बच्चे करियर का सिलेक्शन करते हैं तो कितना जरूरी है ये सोचना कि मेरा करियर मेरे कंट्री के लिए क्या पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर सकता है, कितना जरूरी है? देखिए, ये एक पूरा रेंज है। जैसे आपने बताया कि देयर इज प्रेशर ऑन मेन कि उन्हें फैमिलीज रखनी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो जेंडर गैप है एजुकेशन में वो भी फॉर्चुनेटली धीरे धीरे कम हो रहा है, और बहुत सारे माँ बाप इवन लोअर डाउन द सोशो इकोनॉमिक क्लास वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी इंडिपेंडेंट बने। भले फुल फ्लेजेड पूरा करियर उस तरह से अगर ना भी हो पाया, पर कम से कम वो सम्मान से रह सकें, अपना कमा सकें, एंड ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी है तो सक्षम बने और बिल्कुल कदम से कदम मिला के कंट्रीब्यूट करें फैमिली को। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं आज की तारीख में जो वर्किंग विमेन है, फॉर सम रीजंस दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ द लेबर फोर्स, क्योंकि अभी भी कहीं पे वो स्टीरियोटाइप है कि बच्चे तो आफ्टर ऑल ही नहीं संभालने हैं, या जो भी अलग प्रेशर्स है, ग्लास सीलिंग है। पर धीरे धीरे ये बात बदलेगी, इन द सेंस दैट ड्यूअल अर्नर फैमिलीज जहां दोनों माँ बाप कमा रहे हैं वो एक रियलिटी है, हो रही है, और आगे चल के इन्फ्लेशन की वजह से, कई सारे कारणों की वजह से, इकोनॉमिक कारणों की वजह से हमें दोनों को सक्षम बनाना ही पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, और इसमें भी हमें बहुत ही जेंडर स्टीरियोटिपिकली इसको नहीं अप्रोच करना चाहिए कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम शॉप फ्लोर पे काम कैसे करोगी, इंजीनियरिंग, आई मीन सुधा मूर्ति जी ने करके दिखाया सालों पहले। लाइकवाइज तुम मर्द हो, तुम छोटे बच्चों के साथ काम कैसे करोगे? नहीं, आप देखिए फिनलैंड वगैरह जो नॉर्डिक कंट्रीज है, वहाँ प्री स्कूल टीचर्स आर द बेस्ट पेड, और उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही होते हैं। तो ये धीरे धीरे ये बदलाव हमारी कंट्री में आएगा, और जब ये आएगा तो हम इकोनॉमिकली और जो हमारा जो वर्क सेक्टर है वो भी बदलेगा, पॉलिसीज उसकी बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे पैटर्निटी लीव आ गया है, तो उस तरह से काफी सारी धीरे धीरे बिट बाय बिट चेंजेस विल हैपन। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एक एज एन इकोनॉमी हम क्या चाहते हैं, देश में क्या हो। हम स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कैसे रहा है, हमारी जो हायर एजुकेशन की जो एक स्ट्रक्चर रही है वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल एम्फेसिस ज्यादा रहा है। तो जब हम जॉब्स पे जाते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेते हैं, उन्हें रीट्रेन करना पड़ता है। तो हो सकता है NEP के आने के बाद ये जो इंडस्ट्री के साथ का जो इंटरफेस है वो बेटर हो जाए हर क्षेत्र में। तो बच्चे जब पढ़ रहे हैं तभी उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि जॉब में मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, तो ये स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेंगी। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वो उनको बेटर प्रिपेयर करेगा जॉब्स के लिए। दूसरी बात ये है, जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आज इट्स लूमिंग लार्ज, गर्मी भी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है, तो देयर इज अ होल सेट ऑफ स्किल्स विच आर कॉल्ड ग्रीन स्किल्स। तो आज की पीढ़ी अगर ग्रीन स्किल्स सीखती है तब जाके दे विल बी एबल टू क्रिएट एंड सस्टेन जॉब्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, या उसके संरक्षण में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। नए जॉब्स के लिए नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ, जैसे NEP का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमने टारगेट किया है कि 2030 2050 तक कुछ कुछ गोल्स हम अचीव करेंगे, क्योंकि वी हैव ओनली वन प्लैनेट। तो इस तरह से अगर आप बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो आपकी रोजमर्रा की आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, मैं कितना वेस्ट कर रही हूँ, मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हूँ, कितना फिजूल खर्चा इस तरह से हो रहा है। सो दीज आर वेरी स्मॉल बट वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स जो आज हमारे एजुकेशन में उसको इन्फ्यूज किया जा रहा है। और ये this will create not just awareness, but it will create a lot of new jobs, a lot of new thinking
इनोवेशन ये आएगा। और शायद इसीलिए हमारी एनईपी में जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे काफी सारी स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही है। जैसे कि आगे के वर्षों में कहा है कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज जो है वो बच्चे के लिए उस समय मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, और उसी तरह से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में स्किल ट्रेनिंग की बहुत बातें की हैं। क्या कहेंगे मैम उस बारे में? देखिए, स्किल ट्रेनिंग इज वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सारे जो नॉलेज का आपको इसको अप्लाई कैसे करना है जी। तो जब थियोरी और प्रैक्टिस दोनों हैंड इन हैंड आपको सिखाए जाते हैं तो आपको इमीडिएटली समझ में आता है कि ये थियोरी पार्ट है, इसको मुझे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करना है। और इसमें से आप ट्रायल एरर कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। जब आप जॉब पे होते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज वेरी रिस्की, आपकी जॉब जा सकती है अगर आप ट्रायल एरर करें। बट इस तरह से जब थियोरी, प्रैक्टिस, इंटर्नशिप्स, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी तो ये होगा कि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक यंग पर्सन जब जाएगा कहीं इंटर्न करेगा तो समझेगा कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, यहाँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ मैं क्या क्या स्किल्स सीख सकती हूँ, मेरा सीवी कैसे पावरफुल बने। सो दीज आर लिटिल थिंग्स जिसके लिए यंगर पीपल को बहुत ओपननेस होती है। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम वेकेशन हो गया, 2 हफ्ते बाद हम बोर हो गए, अब हम क्या करें। सो अब समर इंटर्नशिप्स की प्रोविजन है एनईपी में। तो 18, 19, 20 साल के बच्चे जो लिटरली हमारे देश का दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, उनके पास एनर्जी होती है, आइडियाज होते हैं, वो इंटर्न कर सकते हैं। जैसे वीएनएम में कोई इंटर्न कर सकता है, किसी कंपनी में कर सकता है, स्कूलों में कर सकते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट दी स्पेसेस। जब ये स्पेसेस बनेंगी तो ऑटोमेटिकली स्किलिंग होगी। I mean, जब हमने मेक इन इंडिया किया या जो भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, वो स्किल पे एम्फेसिस इसीलिए कर रहे हैं कि 4 साल सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ना है। आपको जॉब रेडी होना है, आपको एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होनी चाहिए कि मैं खुद 4 लोगों को जॉब दे सकूं। तो स्टार्टअप का एक कल्चर जो पहले हम बहुत रिस्की मानते थे कि अरे बाप रे, खुद का बिजनेस शुरू करना है, कैसे होगा, तो आज एक इकोसिस्टम हमने बनाया है। ग्रांट्स मिल रही हैं स्टूडेंट्स को कि आप खुद कुछ नया सोचिए, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा इनिशियली और आप 4 लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो ये एक, आई थिंक दिस इज अ रेडिकल चेंज। पहले जो सब अकेले करना पड़ता था, कोई बिजनेस, अनलेस आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हार्डली कोई इतनी हिम्मत करता था। तो वही था कि सर्विस, नौकरी, ये वो, रिटायरमेंट, पेंशन। तो अब ये चेंज हो रहा है एंड यू कैन सी दैट गुजरात में पर्टिकुलरली एंड इन अदर स्टेट्स इस तरह की अपॉर्चुनिटीज यंग लोग खुद बना रहे हैं। बिल्कुल। तो और मैं ये भी बात करना चाहूंगी जो आपके अगले वाले सवाल से भी कनेक्टेड है कि आज हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत फर्मली रूटेड हैं। टुडे वी आर अ कॉन्फिडेंट नेशन। हमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पर गर्व भी है, पर हम एक ग्लोबल एजुकेशन के लिए रेडी भी है। तो आप पर्टिकुलरली गुजरात में तो देख रहे हैं बहुत आउट माइग्रेशन होता है, तो बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं, उनको बाहर बसना भी होता है, पीआर भी लेना होता है। तो उसके लिए भी, क्योंकि ग्लोबल एजुकेशन की डिमांड्स भी अलग होती हैं, तो उसके लिए भी हमें बच्चों को रेडी करना है। तो क्या हमारी शिक्षा की जो पूरी प्रणाली है वो उसके लिए रेडी है? तो जब पॉजिटिव प्रेशर बच्चों की ओर से आएगा तो सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करेगा धीरे धीरे। और अब पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिसी का जो विल है वो भी है। तो वो कहते हैं ना, माहौल बिल्कुल बढ़िया है कि आप कुछ हिम्मत से नया ट्राई करें। पर्टिकुलरली इन होम साइंस और फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज हमने 1 साल से एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है एंड इट हैज़ बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने नए कोर्सेज बनाए, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ उनको पढ़ाया, रिसीव भी बहुत अच्छे से किया बच्चों ने, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उनको हम दे पाए जो पहले हम बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से करते थे। सो हमें मजा
मजा आया एंड वी विल रोल इट आउट ईयर आफ्टर ईयर। तो इस बार सेकेंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर और फाइनली फोर्थ ईयर इस तरह से रोल आउट होगा। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। बिल्कुल सही बताया मैम, और शायद क्रिएटिविटी की तो कहीं कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में। हमारे बच्चे इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं, और जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स आजकल किसी की कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब आप देखें तो कोई 18 साल का बच्चा, कोई 19 साल का बच्चा, लड़की, ये लोग मिलकर कोई किसी 25 साल के साथ, 23 साल के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसा आइडिया लेके आते हैं शायद कहीं हमने सोचा ही नहीं है, देखा भी नहीं है। और जहां हम बात करते हैं कि हर चीज अब हमारे देश में बननी चाहिए, और उसी के बारे में हमें आगे प्रचार करना चाहिए, उसी को हमें आगे बेचना भी है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम अपने यूथ के ऊपर, हमारे एडोलेसेंट्स के ऊपर बहुत ही ध्यान से उन्हें रिस्पॉन्सिबली उन्हें चीजें समझाई जाए, बताई जाए। क्योंकि मुझे लगता है जो बात आप कर रहे हैं वो आज के पेरेंट को भी कितनी पता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए तो चलिए, बच्चे कॉलेज में आए, ओरिएंटेशन अटेंड किया तो उन्हें समझ में आता है, बट पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए मैम? देखिए, वी आर इन एन इंफॉर्मेशन एज। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, इमर्जिंग एडल्ट्स हैं, जो कॉलेज में आएंगे, दे आर वेरी टेक savvy। तो आजकल सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे, पोर्टल्स पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उनके लिए पता करना कि ये कोर्स क्या है, कितने साल का है, क्या फीस है, क्या एक्सपेक्टेशन है, एवरीथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स भी ये सब कर ही सकते हैं। आप 2 वर्ड्स गूगल में डालिए, बहुत कुछ आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक इट जस्ट टेक्स, थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, सब कुछ वेबसाइट्स पे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि बच्चों से खुद सर्च करवाइए, सो दैट उनकी फेमिलियरिटी बढ़े। उन्हें हमें एम्पावर करना है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ रील्स बनाने में ना करें, बट इस तरह से, आई मीन दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उन्हें डिजिटल लिटरेसी और एक्सपर्टीज आनी भी चाहिए। वो भी एक स्किल है जो शायद हम लोगों को व्हेन वी वर ग्रोइंग अप जरूरी नहीं था ही नहीं ऐसा कुछ, बट आज वो एक नेसेसिटी है। तो इट इज वेरी स्ट्रेंज अगर बच्चे आके कहते हैं कि फॉर्म मैंने नहीं भरा, किसी और से भरवाया ऑनलाइन। तो नहीं, क्यों किसी और से भरवाना है? आप उनको ट्रेन कीजिए कि आप उनके साथ बैठिए, साथ में फॉर्म भरिए। तो ऐसी डरने वाली कोई बात टेक्नोलॉजी रिलेटेड अब रही नहीं है, और रहनी भी नहीं चाहिए। इट्स वेरी इजी। तो ये जो सर्चिंग का, जैसे आपने बहुत सही कहा कि ये करियर का डिसीजन पूरी फैमिली का है, तो साथ में बैठ के एक्सप्लोर कीजिए, पता कीजिए कितने कोर्सेज है, कहाँ जाना चाहिए, किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अफोर्ड क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ये तो एडवांटेज है दैट इट्स अ फैमिली डिसीजन। तो आप एक नहीं 4 पहलू के बारे में सोच सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। राइट मैम, जहां हमने बात की स्टूडेंट्स की, बच्चों की, आजकल आप भी जानते हैं और हम सब देखते हैं कि जैसे ही बच्चे चुनाव करते हैं अपने 12वीं कक्षा के बाद किसी कॉलेज का, तो कहते हैं बैचलर्स यहाँ करेंगे, लेकिन मास्टर्स के लिए हम ओवरसीज जाएंगे, या फिर इवन बैचलर्स भी हम ओवरसीज करेंगे। अगर हम अपने ही बच्चों को अपने देश तक सीमित नहीं रख पा रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि मतलब कहाँ हम छूट रहे हैं, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि जहाँ बच्चे अपना देश छोड़कर, हमारे देश में भी इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं शायद जिनको एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा आज तक, पर फिर भी एक झुकाव है कि ओवरसीज एजुकेशन के लिए हमें जाना है। तो क्या सोचते हैं आप, कितना जरूरी है, कहाँ वो एक लूप है जहां पर हमें काम करने की आज भी जरूरत है? देखिए, लूप एक नहीं है इसमें। इफ वी लुक एट इट एज अ सिस्टमिक थिंग, तो एक है कि किस तरह के कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कितने अफोर्ड कर सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो जब आप व्हेन यू कंपेयर, तो ऑब्वियसली जो ग्लोबली, जैसे मैंने कहा कि बाहर के देशों में अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग तरीके की फैसिलिटीज है, और काफी सारी बार बच्चे सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं, पेरेंट्स भी सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। जब वो उनके बच्चों को बाहर भेजते हैं, वो ये सोचते हैं कि
पढ़ने के बाद तुम्हें वहां सेटल हो जाना है, तो ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहां अच्छी कॉलेजेस नहीं है। एक एडवांटेज इंडिया में ये भी है कि हमारे पास बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, तो कोई ना हमारी कॉलेजेस खाली नहीं जाने वाली है। दैट इज नंबर वन। बट ऑन द साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी और द टीचिंग, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी जो सिस्टम है, हमें हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो वो हमें उस तरह का थोड़ा हमें बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा कि आज एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर आया, आज एक गांव से कोई आया पढ़ने के लिए, आज कोई स्कूल ने उसे हायर एजुकेशन के लिए रेडी नहीं किया, ऐसा कोई बच्चा आया। तो हर तरह के बच्चों के लिए, विच वी हैव ऑलवेज डन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, पर वो जो एक एलीट क्लास आता था पढ़ने के लिए, अब वो रहा नहीं है। तो इंडिया में एजुकेशन अफोर्डेबल हो गई है, वी कैन सेंड आवर चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी भी बूमिंग रही है, लोन्स इजीली अवेलेबल है, स्पेशली एजुकेशन लोन्स। तो हम देख रहे हैं कि जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे बाहर पढ़ाने का, आज हम कर पाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेज रहे हैं, इंडिया का टैलेंट वहां पे सीख रहा है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो इंडिया में भी आके कंट्रीब्यूट कर सकेगा। ब्रेन ड्रेन की जो बात 90s में होती थी कि एक बार चले गए, आज ऐसा नहीं है। ग्लोबल एजुकेशन में आप देखेंगे बहुत कोलैबोरेटिव काम हो रहा है। देयर आर इंडियन रिसर्चर्स जो यहाँ से बेसिक डिग्रीज करके बाहर कर रहे हैं, पर रिसर्च फिर इंडिया में आके कर रहे हैं। तो इस तरह का काफी द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, वी आर नाउ अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल एजुकेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज खुली भी है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज भी बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके बहुत कुछ सीख रही है। तो हमारा भी अपग्रेडेशन हो रहा है। बाहर के लोग अब चाह रहे हैं कि हम इंडिया में काम करें, इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करें, इतना बड़ा देश है। तो इसको एक ही नजरिए से अगर हम देखेंगे कि अरे कुछ हम में कमी है इसलिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ कंप्लीट पिक्चर। पहले हो सकता है 100 में से 2 ही बच्चे बाहर जाना अफोर्ड कर सकते थे, आज हो सकता है 200 बच्चे जा रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज हमारी एक इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चे वहां जाके क्या कर रहे हैं, कौन सी कॉलेज में जा रहे हैं, वो कॉलेज क्रेडिबल है या नहीं। सिर्फ डिग्री के नाम पे तो पैसे नहीं ऐंठे जा रहे। आए दिन हम स्कैम्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉलेज की फीस थी और वहां कॉलेज ही नहीं था। तो इस तरह की चीजों से बचे, उससे बेटर ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा डेफिनेटली, बहुत कम पैसों में सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आपको मिल जाएगा। हम आए दिन बाहर के देशों में ये भी देख रहे हैं कि रेसिज्म बहुत बढ़ रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो हो सकता है 4-5 सालों में इसमें भी चेंज आए कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ सेफर है, यहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, सो चॉइसेस भी बदल जाएंगी। बट राइट नाउ अगर हम देखें तो बाहर जाने का ट्रेंड भी अच्छा ही है जी। जब ये बच्चे आएंगे, वापस बात करेंगे दूसरों से या अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज में, तो कहीं ना कहीं स्तर एक अपने हिसाब से बैलेंस भी आएगा। राइट। और इंडियन यूनिवर्सिटीज विल आल्सो हैव टू बी ओपन टू कोलैबोरेट, और उस तरह की हमें भी स्किलिंग करनी पड़ेगी, ओपननेस दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो many possibilities are there। बिल्कुल, जहां हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, एडोलेसेंट्स की और यूथ की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आई थिंक हमें ये भी देखना है कि हम कितने तैयार हैं उसके लिए एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे फिर वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। बदलाव हर जगह पर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एनईपी में लिखा है तो सिर्फ बच्चों की तरफ से हमें पॉइंट ऑफ व्यू से बदलाव चाहिए, या पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी भी तैयारी बहुत सी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, तभी हम वो चेंज जो एनईपी लाने की कोशिश कर रहा है शायद हम ला पाएं और इम्प्लीमेंट कर पाएं। मैम, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? I think education is something that can change you, it can liberate you, आपको एक सक्षम एडल्ट बना सकता है। तो अच्छे से चूज कीजिए, ऐसा कुछ चूज कीजिए कि जिसमें आपको मजा आए, आप इनोवेट कर सके। एट द सेम टाइम
ये मुझे क्यों करना है, वाई एम आई डूइंग वॉट आई एम बिल्कुल। डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बच्चों के साथ बात कीजिए, उनको किस चीज में रस है। पेंटिंग करना है, उसमें भी करियर बन सकता है, म्यूजिक में भी करियर बन सकता है, लिटरेचर में भी करियर बन सकता है। तो थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा सिर्फ पैकेज के पीछे का एक एक सिंगुलर विजन ना रखें। जी दैट माइट एक ईजिंग आउट हो जाएगा बच्चों के लिए भी। जी जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि फिर बर्नआउट हो जाते हैं ये बच्चे, कहीं ना कहीं प्रेशर में आके लाइन उनको इवेंचुअली जब कमाने की बारी आती है तब लाइन चेंज करनी करते पड़ती हैं। है। तो वी डोंट, आई मीन हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, उसको कमाई उसकी कम ना पड़े। तो ये सेफ्टी नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत से देशों में ये सेफ्टी नेट पेरेंट्स का होता नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाव से कर रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, मैं उसको किस तरह से सपोर्ट करूं, मैं कैसे सोचूं कि हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की भी बहुत जरूरत है जी कि तुम अच्छा करोगे, बिल्कुल इसकी तरह या उसकी तरह नहीं, तुम अपने आप में अच्छा करोगे। करेक्ट ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने वो बिजनेस मॉडल डाला तो उसका प्रॉफिट ज्यादा मेरा कम, तो ये एक जब तुलना आ जाती है तो बहुत बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल कि सक्सेस यही है और इसी तरह से मिलती है। तो ये जो हमारा जो एक भ्रम है उसको तोड़ना है। करेक्ट कि चलोगे वहां से राह निकलेगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, चलोगे जहां से वहां से राह निकलेगी। और इसमें पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने बच्चे की काबिलियत जो है, उसकी कैपेबिलिटीज है, उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको एनकरेज करना पड़ेगा, और उसको खुद में विश्वास अगर डेवलप आप करवा सकते हैं एज अ पेरेंट, तो आप देखेंगे आपका बच्चा निखर के कितना बाहर आ सकता है। हमारे समय पे इतने ऑप्शंस नहीं थे, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जैसे मैम ने कहा, फिर चाहे वो मूवी हो, म्यूजिक हो, ड्रामेटिक्स हो, सिंगिंग हो, आप सब चीजों में करियर बना सकते हैं। और आजकल इतने सारे कोर्सेज हैं, और हमारे ही देश में इतनी सारी आपको जगहें मिलेंगी, इतने सारे एक्सपर्ट्स और मेंटर्स मिलेंगे जो बच्चों को ट्रेन करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ बात यही है कि हमें एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, वो रिसर्च का हिस्सा बच्चों को भी बनाना है, ताकि बच्चों को पता चले कि वो खुद के लिए जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। गलत नहीं होगा, पर शायद उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, और वो चैलेंजेस में हमें उनका पूरा पूरा हिस्सेदार बनना है, उनको सपोर्ट करना है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले हफ्ते के लिए भी रचना मैम हमारे साथ जुड़ेंगे एज एन एक्सपर्ट। अगले हफ्ते आप उन्हें फिर से जरूर देखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।